हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार ओपन स्टडी पर। दोस्त, सीपीओ के हम प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं वो कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 2 सेट्स करा दिए हैं। 3/10/2023 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वो दोनों करा दिए। आज हम शिफ्ट 3 करेंगे, ठीक है। शिफ्ट 3 आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ 4 कॉलेज ए बी सी एंड डी ओवर 4 ईयर्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों में 4 कॉलेज ए बी सी और डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करो, निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, प्रश्न क्या है वो देखते हैं जी हम। कि दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्रतिशत सबसे कम है। औसत परसेंटेज सबसे कम है। देखो, ये परसेंटेज की वन है कि 2019 में एक कॉलेज से 68% लोग ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, और 72 2020 में उत्तीर्ण हुए हैं। 2021 में 78% उत्तीर्ण हुए हैं। 2022 में 80% उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये उत्तीर्ण का हमें परसेंटेज गिवन है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि किस कॉलेज में परसेंटेज, उत्तीर्ण का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है नहीं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 68%, 72%, 78%, 80%, सबको जोड़ लो। 8 तो 10, 10 8 18, 18 के 8 कैरी 1, 1 6 7 7 14, 14 7 21 8 29, 298 अपॉन 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल 2019 कॉलेज ए में इतने परसेंट एवरेज परसेंटेज निकल के आएगी जो उत्तीर्ण हुए। 4 7 28, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 74.5%। ऐसे चेक करेंगे हम बी में। तो बी में कितना आएगा? 8 से 14, 15 7 22, कैरी 2, 2 7 9 8 17, 17 9 26, 26 और 8 34। इसको भाई 4 से डिवाइड करेंगे। 4 8 32, 4 5 20, 4 5 20, 85.5% हमारा बी में आया। सी की बात करते हैं। 6 8 14, 14 2 16, 16 4 20, कैरी 2, 2 5 7, 7 14, 14 8 22 और 8 30, डिवाइड बाई 4, 4 7 28, 4 5 75% आया। है नी। डी की बात और करते हैं। 8 2 10 5 15, 15 7 22। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो 22 को 2 कैरी 1 2, 2 7 9 8 17, 17 8 25, 25 और 8 33, 332 अपॉन 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 88%। अब हमने कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी और कॉलेज डी सभी में पासिंग परसेंटेज, एवरेज पासिंग परसेंटेज जो थी वो निकाल लिए। हम सब वही यही पूछना चाह रहा था कि औसत प्रतिशत सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम वाले पे चेक करना है हमें, सबसे कम वाले पे। तो कम वाला कौन सा है? ए। तो कॉलेज ए सबसे कम पासिंग परसेंटेज देता है, कॉलेज ए। ओके, गॉट इट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही पूछ सकता था। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देता है? 88%, जो कि डी कॉलेज है। ठीक है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए ट्रेडमिल इज मार्क एट ₹1250। ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 14% ऑफ द मार्क प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेडमिल। ओके, एक ट्रेडमिल की कीमत 1250 है। अंकित कीमत है नी। दुकानदार अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद में 14% का प्रॉफिट ले रहा है। ट्रेडमिल का हमें सीपी फाइंड करना है। दोस्त देखो, ध्यान से समझना। एमपी गिवन है हमें 1250। तो 1250 पर डिस्काउंट देने के बाद मैं सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाऊंगा। आप बोलोगे जी सर, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1250 का जितना डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा हमें। यानी 14% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 86% में वो सामान बेच रहा है। यानी कि 1250 के 86%। तो फाइनली सेलिंग प्राइस जो बन के आएगा 243 और 285। काटेंगे, 0 से 0 कटेगा और 5 से 25 बार कटेगा, तो 25 गुणा 43, यानी सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा 25 × 43। मानते हो क्या? नहीं? आप बोलोगे जी सर कोई इशू नहीं है। 25 थे 75, कैरी 7, 25 का 100, 107, यानी फाइनली सेलिंग प्राइस 1075 आया। अब 1075 में वो सामान को सेल कर रहा है। ठीक है, अब भी वो 14% का प्रॉफिट ले रहा है। इट मीन सीपी कितना भाई साहब? अब निकाल सकते हैं हम सीपी। 1075 जो है ना,
अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानूं तो वहां पर 14% का प्रॉफिट ले रहा है। इट मीन्स ये 114 के बराबर है, 114 के बराबर 114 के इक्वल है। तो फाइनली मेरे को बताना है कि 100 की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पर कई तरीके से कर सकते हो, इसे कटिंग कर लो इसकी, या भाई डिजिटल सम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम करेंगे अगर हम, देखो 9 4 13 3 16, जिसका डिजिटल सम 7 होगा। 1 4 5 3 8, 8 4 12 5 17 8 हो गया। देखो 2 का डिजिटल सम 8 मिल गया, 8 4 12 3 आ गया। चलो चेक करते हैं इसका कितना आएगा। 4 2 6 तो नीचे बन का आ रहा है, 5 7 12 13, 13 का मतलब 4। नीचे हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो जब नीचे 6 आ रहा हो तो 10 कैसे बनेगा, 6 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 10 बने, 6 की मल्टीप्लाई किस में करें, तो 6 की मल्टीप्लाई बताओ। देखो अब नीचे गड़बड़ ये हो रही है कि 3 आ रहा है। अब जब 3 आ रहा है तो 3 जब भी नीचे आ जाएगा और डिजिटल सम अप्लाई नहीं होने का है। एक तो डेसिमल अप्रोक्सीमेशन जब भी हम आंसर देगा वहां पर डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा, और एक नीचे अगर 3 या 9 आ जाएगा तब नहीं होगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, डिजिटल सम तो नहीं लगाएंगे फिर अब हम, तो फिर क्या करेंगे सर, इसको सोल्व करेंगे मैनुअली जैसे हम सोल्व करते हैं। देखो जरा, 2 से काट लो या 19 से काट लो, 19 से 114 होते हैं जी, 19 पंजे 95, कितने बचेंगे जी, 19 पंजे 95, 5 7 12 बचेंगे। 19 से कंप्लीट नहीं कट रहा है, 5 7 12 13, 1075 सही तो क्या है ना, 25 3 75, 25 चौका 100, 107 ठीक तो क्या है। कटना तो कंप्लीट चाहिए, निकटतम पूछ रहा है पर वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट नहीं कटने का है। 2 से 57 बार काटेंगे इसे हम, है नहीं, वेट 114 है यानी 2 से 57 बार काट दिया और 2 से 50 बार काट दिया। अब मेरे भाई ऊपर कितना आ गया, 1075/57, 1075 गुणा 50/57। अब यहाँ पर आइडिया लगाना है, ध्यान से समझना जरा। देखो यहाँ पर आइडिया कैसे लगेंगे हम, 57 से इसको मेरे को डिवाइड करना है। तो 50, अगर तो यहाँ पे देखो 50 होता, सुनना ध्यान से, 50 होता, 50 बीस हम सोए, 50 से 50 कट जाता तो 1075 आता, लेकिन ये 50, ये क्या है 57 है नहीं, ये क्या है 57। तो 1000 तो वैल्यू कम ही आने वाली है, ये तो ऑप्शन होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये कितनी बार जाएगा, अगर ये 60 होगा, सुनना ध्यान से, या यहीं पे इस चीज़ का आइडिया तो यहीं पे लग जाएगा, आप यहीं पे आइडिया लगा सकते हो। देखो कैसे, 1075 है नी, 114 के बराबर है, 100 की वैल्यू कितनी है नी, यहीं पे इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। देखो 11, अगर मैं 9 टाइम्स काटूंगा 11 में 99, तो कितने बार जाएगा ये, 9 चौक 36, कैरी 3, 11 में 99 और 3 102, तो इतना बन के आएगा 1026। यानी कि इसकी वैल्यू नोट से भी ज़्यादा आने वाली है, 9 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 900 से प्लस आंसर होने वाला है इसका, 900 से प्लस, यानी ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा और ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन 900 से प्लस है जो कि ये है, क्योंकि 114 से 9 बार 900 ऊपर जा रहा है नहीं, 9 पॉइंट समथिंग करके, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होने वाला है 943। ये आपको आइडिया लगाना है, इसे सोल्व नहीं करना है। ठीक है दोस्त, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपके टेबल याद होने बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। कितने, 2 से लेके 30 तक। मैं सबसे पहले इन्हें ही प्रेफर करता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए कि जिसके टेबल याद है वो एक स्टेप सबसे अलग है, एक स्टेप आगे है वो सभी से। दूसरी चीज़, आपको डिजिटल सम बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, डिजिटल सम। ठीक है, तीसरी चीज़ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ ना, वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से 2-3 सवाल मिलते हैं, जिस पे अप्रोक्सीमेशन अच्छे से आता है ना वो बहुत अच्छा कर पाएगा। और अप्रोक्सीमेशन भी तब आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे जब आप टेबल अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन और टेबल, उसके बाद में स्क्वायर क्यूब सब याद कर रखते हैं जो आपको भी याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। ओके,
और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय तय करने में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय तय करने में लगे समय से 6 घंटे अधिक है। ओके ओके ठीक है। इंग्लिश में पढ़ो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन टू कवर certain distance upstream is 6 hour more than the time taken to cover the same distance downstream। देखो हमें फाइनली डिस्टेंस फाइंड करनी, तो हमने मानी डिस्टेंस डी थी जी। ज़्यादा समय किसको लगेगा? डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? स्टिल वाटर की स्पीड माइनस हमारी स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर की स्पीड 20 है, माइनस 8 तो 12 माइनस डी अपॉन अनुकूल वाली यानी डाउन स्ट्रीम कितनी होने वाली है? 20 + 8 28, अप स्ट्रीम 12 और डाउन स्ट्रीम 28। इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 6 आवर गिवन है। अब यहाँ पर आप बाई ऑप्शन जा सकते हो, बाई ऑप्शन के माध्यम से इसकी दूरी फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे जी? चाहे आप सोल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं सोल्व करूँगा तो 84 एलसीएम आ जाएगा जी। 12 7 84 7 डी, 28 84 3 डी इज इक्वल टू 6। तो 4 डी अपॉन 84 इज इक्वल टू 6, यानी 4 से 21 बार 21 से 126, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई जी? 126 किलोमीटर। तो फाइनली इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 126 किलोमीटर। ये इसका 126 किलोमीटर ये इसका आंसर होगा। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। थोड़ी सी एनर्जी कम है, मेरा फास्ट है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है? प्लीज़ मैनेज कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12% की रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो पहले 12% की रेट से आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। कैसे निकालोगे? सक्सेसिव से 12 + 12 + 12 × 12/100 यानी 25.44 आएगा फाइनली। तो 25.44 यहाँ से आपको आइडिया लेना है बस। 25.44 इसके साथ 12% एक बार फिर कंबाइन कर देंगे। 25.44 × 12 अपॉन 100। तो ये हमारा 3 साल का क्या निकल गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। तो 25 + 12 37.44 तो ये बन के आएगा जी, प्लस 12 चौक 48 कैरी 4, 12 चौक 48 4 52 कैरी 5, 12 पंजे 60 5 65 कैरी 6, 12 दूनी 24 6 30। इसको डिवाइड 100 से करेंगे तो ये 0.2 इधर आ जाएगा, 2 अंक, यानी ये पॉइंट खिसक के यहाँ पर आएगा 3.0528। तो फाइनली कितना आएगा? 37 3 40, 40.44 + 5 49 28, यानी 40.49 28% फाइनली हमारा क्या होने वाला है जी? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है। अब CI हम फाइनली इजीली निकाल सकते हैं। 25,000 का देखो लगभग अगर मैं 40% की बात करूँ तो 25,000 का 40% 10,000 होगा। तो 10,000 से तो ऊपर ही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होगा, लगभग 0.5%, यानी 10,000 का 5% कितना होने वाला होता है? 10,000 का अगर 0.5% निकालूँ मैं, देखो 10,000 से ये तो कम ही है, ये भी कम ही है नी? है नी? तो अब मेरे को 25,000 का कितना निकालना है? 25,000 का 0.5% का 25 पंजे 125, तो लगभग ये आंसर जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 25,000 का लगभग 40.5% मेरे को फाइंड करना है लगभग, जो कि इसके इक्वल हो। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। देखो यहाँ पर आपको आइडिया लेना है, क्वेश्चन सीधे सीधे एलिमिनेट, ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट होते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। अगर फास्ट कैलकुलेशन आपको बनानी है तो एलिमिनेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। कैसे किया मैंने? 25,000 का अगर मैं डायरेक्ट 40% भी निकालूं खाली, तो 25 चौका 100 10,000 तो वैसे ही होगा, यानी 10,000 से तो ऊपर आंसर जाएगा। तो 9,000 वाले तो आंसर होने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी। 10,000 से ये आंसर ज़्यादा है, ये आंसर ज़्यादा है। बचा कितना? लगभग 0.5%। तो 25,000 का 0.5%, 25 पंजे 125, यानी 125 के आसपास जो होगा वो ये होगा। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा, ये गलत हो। नेक्स्ट, O और O डैश पर केंद्रित दो वृत्तों में दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन
मैंने आपको कल वाले जो मैंने आपको सेट कराया है उसमें भी था, और मैंने उससे पहले जो कराया था उसमें भी था। तो अब तक मैंने आपको जो टेस्ट करवाए हैं, जो दोनों प्रीवियस ईयर शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड करवाई हैं, उन दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया। आप ये आइडिया लगाइए, 3 तारीख को हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। और जिसने पिछले वाली आप अभी शिफ्ट नहीं देखी है ना, तो वो उन्हें देखेगा तो फायदा आपको डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से चीज़ें आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस जो है कैसे बनने हैं और ज़्यादा कहाँ से बनने हैं, वो आइडिया लग जाएगा। क्योंकि आप 9 शिफ्ट लगातार जब देखोगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फाइनली मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से देखे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। ओ और ओ डैश पर केंद्रित दो वृत्त में दोनों वृत्त के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। देखो, दो वृत्त बनाते हैं जी हम, दो वृत्त बनाते हैं सबसे पहले हम। एक वृत्त ये है जी, है नी, और एक वृत्त ये है दोस्त। दो वृत्त बन गए जी। अब वो कह रहा है मेरे भाई, एक वृत्त तो जो है, एक वृत्त की रेडियस 17 दे रखी, 7 दे रखी है, एक की 15 दे रखी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है इसे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 7 और 15 ही मान लेंगे इसे। चलो ठीक है, 7 और 15 ही मान लेंगे इसे। देखो, एक को 7 सेंटीमीटर, एक को 15 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है? 17। 17। ये 15 सेंटीमीटर मान लो बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन एडिट भी नहीं हो रहा है। 15 और ये 7 है। ठीक है जी। हमसे पूछ रहा है वृत्तों के बीच सीधी उपैनिस स्पर्श रेखा के संपर्क, यानी तो सीधी, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है हमें। इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ कितनी होने वाली है। अगर मैं इसे ए पॉइंट मानूँ, इसे बी मानूँ, तो फाइनली मेरे को ए बी की वैल्यू बतानी है। और ए बी की वैल्यू बताने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हमारी जो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ जो मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उससे बड़ी होती है, डी स्क्वायर माइनस, इसीलिए यहाँ पर कम होता है D1 माइनस D2 का स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर दोबारा मैं जो बोल रहा हूँ फिर ध्यान से सुनो उस चीज़ को। जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ी होती है किससे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से। ये हमारी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बड़ी होती है, इसीलिए इसमें से छोटा घटता है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। किसका? अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है दोस्त, तो R1 प्लस R2 ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा घटता है उसमें से। अब मेरे भाई डी कितना दे रखा है? 14, सॉरी 17, 17 का स्क्वायर 289, माइनस R1 माइनस R2, 15 माइनस 7 कितना होगा? 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 289 माइनस 64 225, जो कि होता है 15। इट मीन्स ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर पी क्यू बोल लेते हैं, वो पी और क्यू, ये पी है दोस्त और ये क्यू है। ये ओ था, ये ओ डैश था। ठीक है, तो 15 आ जाएगा पी क्यू की लेंथ। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसने 180 रुपये का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स की कीमत वाई से 90 रुपये कम है, तो वस्तु वाई की कीमत क्या है? ध्यान से समझना चीज़ों को, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। ठीक है, देखो जरा, एक तो एक्स है जी और एक वाई है। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, या यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो रहा है। ठीक है, एक्स कीमत, एक्स यहाँ लिखो, वाई यहाँ लिखो। अब वो कह रहा है कि एक्स को 23% के लाभ पर बेचता है। अगर भाई साहब मैं इसकी कीमत मान लेता हूँ 100 पी, तो इसको कितने परसेंट लाभ पर? 23% के लाभ पर, यानी 23 पी। 23 पी में सेल किया, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, कोई इश्यू नहीं है किसी प्रकार का। अगर वाई की मैं बात करूँ तो उसको मान लेता हूँ मैं कितना, वो कह रहा है कि वाई को 13% की हानि पर बेचा। ठीक है जी, तो चलो जी मैं 100 क्यू मान लेता हूँ इसे। 13% की हानि पर, यानी 13 क्यू, इसे हानि पर बेचा।
ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लेन देन में उसने 180 रुपये का प्रॉफिट लिया, यानी कुल मिलाकर प्रॉफिट ज़्यादा भारी पड़ा है लॉस पे। तो 23p माइनस 13 क्यों, तो मैं बोल सकता हूँ 23p 23p माइनस 13 क्यू इज इक्वल टू 180 रुपये का फाइनली प्रॉफिट हुआ। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि यदि वस्तु x की कीमत वस्तु y से 90 रुपये कम है, x की कीमत ये है, y की कीमत ये है, मतलब y की ज़्यादा है, यानी कि 100 कॉमन ले सकता हूँ मैं, q माइनस पी इज इक्वल टू 90 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को केवल मेरे को सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो 10q माइनस 10p इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें फाइनली बताना क्या है जी, वस्तु y की कीमत कितनी है। इट मीन्स 100 क्यों बताना है मेरे को, p को रिमूव करना है। p को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ध्यान से समझो। मेरे को y की कीमत बतानी y की, और y की कीमत को मतलब ये वाली चीज़ बतानी 100 क्यों। 100 क्यों, तो क्यों तो मेरे को अपने पास रखना है, तो p को ख़त्म करना है। p को ख़त्म करने के लिए p को सेम बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बनाना पड़ेगा नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 क्यों है, यहाँ पर 13 क्यों है। तो एक काम करो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पर 13 की गुणा करनी पड़ेगी। माइनस यहाँ पर है और प्लस का है तो कट तो जाएंगे। 23 की मल्टीप्लाई 10 में 230p और 13 दही 130p, तो 230 माइनस 130 तो 100p आ जाएगा, 100p। नहीं नहीं नहीं, हमें तो p काटना, तो p तो कट ही गया। देखो 10, ये तो 230p और p काटना था ना, 230p यहाँ जाएगा और यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये गलती कर रहे हैं हम, 23 की 23 की मल्टीप्लाई, है नहीं। अब ठीक है, देखो यहाँ पर 230p और यहाँ पर 230p दोनों सेम बन जाएंगे, ये इससे ये कट जाएगा। हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 130 क्यों, और यहाँ कितना बचेगा 230 क्यों। तो 230 क्यों माइनस 130 क्यों, 230 माइनस 130 100 क्यों। 100 क्यों की वैल्यू कितनी आएगी जी, 100 क्यों की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दो सिंपल, 1800 प्लस 23 नियम 207, 1800 प्लस 207 2007। यही पूछ रहा है जी वो, इसकी वैल्यू कितनी है 2007, ये इस सवाल का उत्तर है। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इस सवाल को इस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई, वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई करोड़ में सबसे अधिक है। ओके, ये फर्म गिवन है, ये ईयर्स गिवन है, तो किस वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिक है, किस फर्म की कमाई सबसे अधिक 2015 में। ओके 2015 की बात करते हैं भाई, ये रहा। देखो फर्म पी की कमाई 56 है, 55 है, 68 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी कमाई आ रही है जी, आर की। तो आंसर कितना आ गया, आर। बताओ, चंद सेकंड का सवाल भी आया है पेपर में, और इससे पिछला सवाल भी है, तो कितना टाइम टेकिंग था, लेकिन सारे टाइम मैनेज कर देते हैं। इजी और टफ क्वेश्चन अगर एवरेज का टाइम निकालेंगे तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन एक बैठेगा, 1 मिनट से भी कम का ही बैठेगा। मयूर ने एक घड़ी 7% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 1329 रुपये अधिक में बेचा होता तो 57% का लाभ होता। ठीक है, 7% लाभ पर बेच रहा था 1329 रुपये में। अब देखो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने अब तक 2 टेस्ट करवाए हैं, आपको समझाया भी मैंने, सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ पर 1.25 घंटा लग रहा है। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपके 50 क्वेश्चन में 40 से 45 मिनट मुश्किल से लगेंगे, 40 से 45 मिनट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को करोगे, समझा भी रहा हूँ मैं आपको, सारी चीज़ बता रहा हूँ, फिर भी मेरे को 1.25 घंटा लग रहा है, यानी 1 घंटा से कुछ मिनट ज़्यादा लग रही हैं। तो आप इस चीज़ से आइडिया ला सकते हो कितना समय लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ईजी भी ईजी ज़्यादा है, और जो मॉडरेट है, टफ तो नहीं कह सकते, जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो कम है। तो इसीलिए अगर 40 क्वेश्चन ईजी हैं, 10 क्वेश्चन ही मॉडरेट है, टफ तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। देखो 7% के लाभ पर वस्तु बेची, अगर वो कह रहा है कि 1329 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो 57% का प्रॉफिट होता। ये 1329 पहले 7% में बेच रहा था, अब 57% प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट में 50% का गैप आ गया। इस वजह से 1329 रुपये ज़्यादा है बेचने से। इसका मैं बोल सकता हूँ कि 50% की वैल्यू कितनी है जी, 1329 रुपये। कितनी, 1329 रुपये। तो वस्तु का CP 100% होगा, यानी इसका जस्ट डबल कर दो जी, 2659 रुपये।
कितना होगा दोस्त? 2659 रुपये। ये इस सवाल का आंसर होगा, 2659 नहीं 58, 2658 रुपये। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की भुजा, ये √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जी, कितनी? 4√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, यानी ए की वैल्यू कितनी है कि 4। वो भुजा ही पूछ रहा है, त्रिभुज की भुजा कितनी है दोस्त? वो 4 है। कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, a+1/1 + 1/2 + 1/3 की वैल्यू 9/10 है, तो a की वैल्यू कितनी है? देखो a+, ध्यान से समझना, हम नीचे सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3/7, 7 एकम 7, 7 + 3 10, 10/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी a + 7/10 आ गया। कितना का? a + 7/10। ये फाइनली बन के आएगा a + 7/10, जो किसके बराबर है? 9/10। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 9/7 - 7/10, यानी 2/10, जो कि किसके इक्वल है? 1/5। दोस्त किसके इक्वल है? 1/5 की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ये 11 था, ये 10 था, इस पर नंबरिंग नहीं है, ये 10 क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मोम से बने एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलार्धों में डाला जाता है। ऐसे ठोस गोलार्धों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में बनाया जाता है, या एक चीज का वॉल्यूम दूसरे चीज में डाला जाता है, उनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक मोम से बने एक ठोस गोले को पिघला दिया इन्होंने, और पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलार्धों में डाल दिया। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम इक्वल टू जितने गोलार्ध हैं उन सबका वॉल्यूम इक्वल होने वाला है। तो ठोस गोले का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 12 के क्यूब। और एन गोलार्धों में जो है भाई साहब, एन गोलार्धों में डाला, यानी एन गोलार्ध का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो 4/3 पाई, यहाँ पर आर कितना है दोस्त? 4 के क्यूब। सिंपल सोल्व करना, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 12 के क्यूब है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी जी? 12 के क्यूब को 4 के क्यूब से डिवाइड करना है जी, है नी? क्यूब अगर दोनों में लग रही है, बेस पावर जो है सेम है, तो मेरे भाई सेम इस तरीके से पावर चढ़ा सकते हैं। 4 × 12, 3 की क्यूब 27। तो नंबर ऑफ हेमिस्फीयर कितने हो जाएंगे? वो 27 हो जाएंगे। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 डेज में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो ध्यान से समझो जरा। 4 आदमी अगर 6 लड़कों के बराबर हैं, 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 आदमी किसके बराबर होंगे? 6 आदमी, 6 मैन किस किसका जस्ट 1.5 गुना, इसका जस्ट 1.5 गुना कितना होगा? 9, यानी 9 बॉयज़ के बराबर होंगे। तो 6 आदमी की जगह 9 बॉयज़ रख दूंगा, और 11 बॉयज़ ऑलरेडी हैं। तो सवाल का ये बन गया कि अगर 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते, तो 11 और 9 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 लड़के अगर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 9 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? सॉरी, 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर, यही तो सवाल है। तो 20 बॉय से 20 बॉय कट जाएगा, एक्स के लिए कितने की 6, यानी 6 डेज में करेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 20 का तीसरा अनुपात कितना है? 16 और 20 का तीसरा अनुपात पूछ रहा है। 16/20 = 20 हमने माना तीसरा अनुपात सी है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, सी के लिए कितना की 25। तो थर्ड रेशियो कितना आ जाएगा? 25। कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, 48 को 72 से डिवाइड किया जाए, फिर 3 में गुणा की जाए, इसकी वैल्यू क्या होने वाली? देखो, इसको बोल सकता हूँ जी मैं, 12 चौक 48, 12 छंग 72। पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 × 3, फाइनली बन के आएगा 2/3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, चलो माइनस। यहाँ बात करते हैं जी, 15/8 और 40 - 32 8, यानी फाइनली बन के आएगा 15/8 और गुणा 8 और -10, और इससे पहले ब्रैकेट +2p = 2 तिया 6 3। इट मीन्स 3 से 3 कटेगा तो 2 यहाँ से बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा, 15 - 10 5 आने वाला है जी, और +2p = 3। -5 + 2 यानी 2p की वैल्यू कितनी आ गई जी? 6। p की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3। वो यही पूछ रहा है p की वैल्यू कितनी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा भाई, दिए गए वर्षों में किसी खाद्यान्न की खपत में लगातार वृद्धि हुई। अच्छा, किस खाद्यान्न में लगातार वृद्धि हुई? ओके, राइस में हुई है, व्हीट में हुई है, कोर्स ग्रेन में हुई है, पल्स में हुई है। चेक करते हैं जरा। 161, 197 कमी होगी, देखो यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता। 82, 61, 116, 124 ये आंसर है। यानी व्हीट में लगातार वृद्धि हुई है। ये सिंपल सा बताओ। ये जो डीआई के जो क्वेश्चन है ना, अब तक हमने 3 सेट कर लिए, तीसरा चल रहा है। मतलब ये एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो 10 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा था। मतलब पढ़ने में 10 सेकंड लग रहे हैं, आंसर करने में तो भाई साहब 1-2 सेकंड ही लग रहे हैं। आप ये आइडिया लगाइए। यानी डीआई के सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आ रहे हैं, है नहीं? इस चीज़ से आपको आइडिया लग रहा होगा। नेक्स्ट, 23 और 31 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। जो अभी बताया बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। बताइए, 2 सवाल प्रोपोर्शन से आगे। 23 और 31 का रेशियो जो है वो 31 और जो तीसरा प्रोपोर्शन है उसके साथ बराबर है। इसको सोल्व करना तो सी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 31 का स्क्वायर अपॉन 23। 31 का स्क्वायर अपॉन 23 यही तो आएगी। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 961 अपॉन 23। इस साल का आंसर 961 अपॉन 23, डी ऑप्शन है। बताओ, है कुछ सवाल में? नेक्स्ट, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया? देखो ये सवाल है, इतना सा सवाल है, और यहाँ पर टोटल पता है कि 1 लाख रुपए को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसे ऐसे खर्च हुए हैं पैसा। तो वहां पर शिक्षा पर कितना पैसा खर्च हुआ वो निकालना है मेरे को। सब परसेंटेज में वैल्यू गिवन है। 1 लाख रुपए 100% की वैल्यू है, यानी ये 100% ही बैठेंगे, आप जोड़ लेना 2, 4, 5। ये 100% की वैल्यू है। तो शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च हुआ वो चेक करना है। एजुकेशन पर 12%, यानी 100% की वैल्यू अगर ये है तो एजुकेशन पर 12% पैसा खर्च हुआ है जी। वैल्यू कितनी होगी? जो कि 12,000 दिख रही है। एक ही ऑप्शन आएगा 12,000। डायरेक्ट हम बिना सोल्व करे भी इसका आइडिया लगा सकते थे कि 1 लाख 100% के बराबर है। तो 1 लाख का 12% जो है एजुकेशन पर लग रहा है। 1 लाख का 12% आप इजीली निकाल लोगे 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में अजय और मोहन 9,000 श्रमिकों की एक ट्रेड यूनियन में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% कार्यकर्ताओं ने वोट डाले हैं, जिनमें से 20% अवैध हो गए। अजय ने मोहन को 1152 वोट से हराया। अजय को कितने वोट मिले? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बेहतरीन सवाल है। देखो 9,000 टोटल श्रमिक है जी, उसमें 80% तो वोट डाला, यानी 9,000 का 80% 7200 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 7200 हो गया, लेकिन उसमें से जो 20% अवैध हो गए, इसका मतलब 80% वैध हुए। तो फाइनली वैध वोट कितने निकल के आएंगे? 5 से काटेंगे, 5 14 हम 70, यानी ये मल्टीप्लाई यहीं पे करो काट के इसको। 5 14 70, 5 चौक 20, इसकी मल्टीप्लाई 4 में करनी, 4 0 0, 4 चौक 16, 14 चौक 56, 5760। यानी 5760 ये वैलिड वोट है। अब इनसे हार जीत होने वाली है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अजय की बात कर रहा है एक तो, और दूसरा कैंडिडेट कौन है जी? मोहन। वो मोहन की बात कर रहा है। तो अजय को भाई साहब, अजय ने मोहन को 1152 वोट से हरा दिया, यानी अजय को सबसे पहले 1152 वोट दे दीजिए आप। जो जीते हुए बाकी दोनों जितने वोट बचे उन्हें आधे आधे बांट दो। तो 5760 में से 1152 वोट वो तो जीते हुए थे, वो सबसे पहले हमने अजय को दे दिए। यानी किसको दे दिए? अजय को दे दिए। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4608, यानी 2304 वोट इसे दे दो जी। 4608 में से 2304 इसे दे दो, 2304 इसे दे दो। यानी फाइनली अब हमने देखा जी 1152 वोट से जीता हुआ है, क्योंकि 2304 वोट तो ये बराबर बांट दिया हमने। तो कुल मिलाकर अजय को कितने वोट मिले? 4 2 6 5 23 11 34। तो कुल मिलाकर अजय को 3456 वोट मिले। इसमें पूछ सकता मोहन को कितने वोट मिले, तो आप कितने बताओगे? सर 2304 वोट मिले मोहन को। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 5 से कटा हुआ है जी 1440 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। 15 लोगों का एवरेज गिवन है। 15 लोगों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? अच्छा, 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ रहा है, तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। अगर 52 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, 52 वाला ही आ जाता, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डेविएशन कंसेप्ट से इस चीज को समझने की कोशिश करना। 52 किलोग्राम वाला ही गया, 52 किलोग्राम वाला ही अगर आ जाता, तो क्या कोई एवरेज पे प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता बिल्कुल भी।
लेकिन 52 किलोग्राम वाला गया है और दूसरा पर्सन आया है, तो उस पर्सन की वजह से सबके एवरेज में 3.2 किलोग्राम की वृद्धि होगी। इट मीन्स जो न्यू पर्सन आया है, तो न्यू पर्सन का जो वेट होगा, न्यू पर्सन वेट वो कितना होगा दोस्त? आप बोलोगे सर वो होगा 52 किलोग्राम। जो गया वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3.2 किलोग्राम सबका बढ़ाता हुआ लेकर आया। 3.2 किलोग्राम सबका बढ़ाता हुआ लेकर आया। सबका मतलब 15 के 15 लोग खुद को जोड़ के भी, है नहीं? 52 किलोग्राम जो गया उसकी पूर्ति तो करी करी, बाकी इतना एक्स्ट्रा और लेकर आया। 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 3 48, यानी 52 + 48 100 किलोग्राम। इट मीन्स जो पर्सन नया आया है ना, उसका वेट कितना है? 100 किलोग्राम। जो पर्सन नया आया है उसका वेट कितना? 100 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी में लड़कों की संख्या, सेक्शन ई में लड़कियों की संख्या का लगभग कितने % है? देखो नंबर ऑफ बॉयज जो ब्लू कलर में है, नंबर ऑफ गर्ल्स येलो कलर में है। ओके, सेक्शन बी की बात करते हैं जी। सेक्शन बी ये है जी, और सेक्शन ई ये है। तो बी तो ये है जी और ई ये है, इन दोनों पर फोकस करना है हमें। सेक्शन बी में लड़कों की संख्या देखते हैं जी। तो लड़कों की संख्या कितनी है जी? 30 है जी। और सेक्शन ई में गर्ल्स की संख्या कितनी है? 50 और 55 है जी, टोटल 55। तो ई में लड़कियों की संख्या कितने % है? 30 55 का कितने % है, बस वो ये पूछना चाह रहा है। 30 जो है ना 55 का कितने % है, ये चीज पूछना चाह रहा है। लगभग में आंसर देना है जी, लगभग में आंसर देना है। नहीं देखो, अगर यहाँ पर मेरे भाई 30 दूनी 60, मतलब 55 की जगह 60 होता, 50% होता। कितना होता दोस्त? 50% होता। लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ तो 55 है। यहाँ कितना 55 है? इसका मतलब क्या होने वाला है कि 50% नहीं है इसका आंसर, है नहीं? अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, 30 दूनी 60, देखो नीचे जितनी, अगर यहाँ पर यहाँ वैल्यू 60 होती तो 50% होता, लेकिन यहाँ वैल्यू 60 से कम है। इट मीन्स 50 से ज़्यादा आंसर आएगा, और 50 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, 55%। ये आइडिया आप लगा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। जैसे 2/3 लिख रहा है और एक जगह लिख रहा है 2/5, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? ऊपर तो सेम चीज़ है, इसका मतलब 0.66 है और इसका मतलब 0.4 है। तो जितनी वैल्यू छोटी होगी वो ज़्यादा नंबर देगी, और जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होगी वो कम नंबर देगी, है क्या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? 30/55 और दूसरा है 30/60, तो इसमें कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे सर ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी है, क्योंकि इसके नीचे नंबर डेनोमीटर छोटा है। ये कितना? 1/2, यानी 0.5 या 50% की बात कर सकता हूँ मैं। और ये 30/55 50% से ज़्यादा है, और केवल एक ही ऑप्शन 50% से ज़्यादा है, जो कि नंबर सी है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और ऐसे करना सीखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। अब देखो यहाँ पर हमने काटा नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर ऐसे ही ला दिया। शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या, डी द्वारा, शुक्रवार और रविवार। ओके, यहाँ पर डे गिवन है और ये प्रिंटर है। ओके, शुक्रवार और रविवार द्वारा, शुक्रवार और रविवार द्वारा डी की बात कर रहा है, तो शुक्रवार और रविवार, ठीक है, डी की बात कर रहा है। कुल संख्या कितनी होगी? 6 और 6 12, हासिल 1, 21 और 32, 2 और 1 3, और 3 2 5, तो 532 तो ये होगा भाई कुल संख्या। और शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा, शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा, इसकी और इसकी, इन दोनों को जोड़ दो, 4 700 770। ठीक है जी, इसका 770 आ गया। इनका रेशो बता रहा है, यानी 532 का 770 के साथ रेशो बताना है जी। पहले उसकी बात कर रहा था तो पहले वो आएगा, फिर इसकी बात करा तो ये आएगा। सबसे पहले इसे काटेंगे, तो 2 से काटो इसे, 2 से 26 बार, 2 6 12, 2 से 38 बार, 2 5 10। ठीक है दोस्त, और किससे कट रहा है? 11 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 21, 7 21 5 बजेंगे, 7 8 56, 7 5 35 और 7 5 35, यानी 38 रेशो 55 इसका करेक्ट आंसर होगा जी। जो पहले बात कर रहा है वो पहले आएगा, जो बाद में बात कर रहा है वो बाद में आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, 55 38 भी इसका ऑप्शन गिवन है, लेकिन इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट लेता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपये? ध्यान से समझना भी जरा।
अंकित मूल्य 7200 रुपये गिवन है नहीं, अंकित मूल्य 7200 रुपये गिवन है, 15% की छूट दे रहा है सबसे पहले तो, 15% यानी 17/20 इतने रुपए में सेल कर रहा है वो, ठीक है जी। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इतने रुपए में सेल करने का तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है जी, अब भी वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है नहीं। इट मीन्स ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ निकल के आएगी ये 120 के बराबर है, 120% के बराबर है नहीं। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, वस्तु के लिए कितना भुगतान करना होगा। ओके, दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट लेता है। दुकानदार उस वस्तु के कितना, मतलब दुकानदार का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है वो, ठीक है, दुकानदार कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब सही तो है, 7200 17/20 इतने रुपए में सेल कर रहा है, यहाँ भी 120% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा ये। सोल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कीजिए, और 12 दूनी 24 या 72, 300 गुणा 17, 17 तो 51, यानी 5100 रुपये। यही दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5100 रुपये है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12, 18 और 42 के HCF बताइए। बताइए, 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का। ऐसे सवाल भी हैं 12, 18 और 42, इनका एलसीएम कितना होने वाला, जो मतलब HCF कितना होगा जो सबको काट देगा। 123 का क्या मतलब यहाँ पे, 60 का क्या मतलब यहाँ पे, 12 का मतलब केवल आंसर 6 होने वाला है क्या नहीं। एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 126 फीट और 90 फीट है। ओके, प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। एक कमरा है जी, कमरा जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, जिसकी डायमेंशन गिवन है दोनों, ठीक है, उसमें हमें वर्गाकार टाइल लगानी है, स्क्वायर शेप में टाइल लगानी है। तो वहां पर हमें इस प्रकार टाइल लगानी होती है कि कोई भी जगह बाकी ना बचे और सारी इक्वल साइज में टाइल लगे। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि लेंथ और ब्रेथ का जो डायमेंशन है ना, उनको देखेंगे कि वो कितना है, फिर निकालेंगे उसका HCF। क्या निकालेंगे, उसका HCF। जो HCF निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ का, वो वर्क की जो टाइल है उसकी साइड होगी, उसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब उस रूम के एरिया को कंप्लीट कवर कर ले, ऐसी टाइल्स कौन सी होंगी जो उनका HCF होगा, वो उनकी साइड होगी। इट मीन्स इन दोनों की जो साइड होगी, मतलब इस जो वर्गाकार टाइल की जो साइड होगी वो कितनी होने वाली है, इन दोनों के LCM होगी, ठीक है। इन दोनों क्या होगी जी, LCM होगी। ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये वर्गाकार ये आयताकार हमारा रूम है 126 फीट और दूसरा कितना है 90 फीट। तो इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है, इस तरीके से टाइल लगानी है वर्गाकार, और ऐसी लगानी है टाइल मेरे भाई जिससे जगह छूटे ना और टाइल टूटे ना, एक ही डायमेंशन की टाइल से भर जाए। तो इस टाइल की जो साइड होगी, टाइल की साइड कितनी होगी जी, वो कितनी होगी, इन दोनों के HCF कितनी होगी, 126 और 90 का HCF जो होगा 18 होता है जी। अब वो पूछ रहा है कि फर्श का कोई भी हिस्सा ना बचे, टाइल का एरिया पूछ रहा है नहीं, टाइल का एरिया पूछ रहा है, कह रहा प्रत्येक सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो टाइल की साइड मिल गई मेरे को, इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324। यहाँ पर दूसरी चीज ये पूछता है कि इसमें टाइल्स कितनी लगेंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल जो लगेंगी उसका निकालने का तरीका क्या है, उसका निकालने का तरीका आप समझ गए होगे। इसका एरिया, जिस एरिया में टाइल लगानी थी इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन जो टाइल लगानी है उसका एरिया, तो 18 इंटू 18, यानी कि टाइल का स्क्वायर, टाइल का एरिया 18 इंटू 18, 18 का 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90। तो नंबर ऑफ टाइल कितनी लेंगे 35, यानी 35। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है दोस्त, सारी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ और वैसे क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा इसमें 324, कितना होगा दोस्त 324, कितना होगा एरिया ऑफ टाइल कितना होगा 324, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक किताब क्रम से 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदी। ओके, अंकित मूल्य इतना है, 2 डिस्काउंट गिवन है 20% 10%। उसने परिवहन पर 55 रुपये खर्च कर दिए जी, ठीक है। किताब 980 रुपये में बेच दी, उसका लाभ कितना है। ओके, वेरी वेरी गुड। देखो 850 रुपये, 850 रुपये
डिस्काउंट कितने दिया, 10-20%, यानी 4/5 कितने में बेची, और फिर 10% 9/10। तो फाइनली 0 0 कट गया, 5 17 85, 17 गुणा 4 68 गुणा 9, तो फाइनली 68 गुणा 9, 68 इंटू 9, इतने रुपए में उसने सेल कर दी। 9/72 कैरी 7, 9 6 54, 54 7 61, 612 रुपये में उसने उस वस्तु को सेल कर दिया। इतने रुपए में खरीदी, ओके ओके ओके, इतने रुपए में खरीदी, 55 रुपये इस पर खर्च करी उसने परिवहन पर। तो फाइनली कुल टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसकी, टोटल कॉस्ट, ये तो खरीद मूल्य है, लेकिन उसमें जो खर्च करा ना उसने परिवहन पर, उसका भी खर्च उसने जोड़ दिया जी, और जुड़ेगा 55 + 12 67, यानी 667 रुपये। तो 667 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ी। अच्छा, अब उसने लाके कितने रुपए में सेल कर दी उस किताब को, 980 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना, 980। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 10 में 7 गया 3, 7 में 6 गया 1, 9 में 6 गया 2, 213 का प्रॉफिट होगा 667 पे, और गुणा 100। देखो यहाँ पर ये सोल्व करना, थोड़ा सा आपको ध्यान से सोल्व करना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब ये चीज़ ध्यान से समझना। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, सेम नहीं समझ में नहीं, इस फिलहाल इसमें कर वो देखो 213 667 का कितने परसेंट है, यहाँ पर आइडिया लगाना। अब बहुत ध्यान समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, ना मॉडरेट लेवल के। क्वेश्चन में हल्की सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन आ गई, 2 क्वेश्चन में पीछे आ गई है। अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, बहुत ध्यान से समझने चाहिए वाली चीज़ है। देखो ये जो है, अगर मेरे भाई 667 का ऊपर आधा होता, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ जी, 667 का आधा लिख ले रहा हूँ मैं इस चीज़ को, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और फिर लगभग 333 या 334 लिख दिया मैंने, नहीं। अगर ये लिखा हुआ होता तो आप फटाक से बोलते 50% आंसर, लेकिन कितना ज़्यादा लिख रहा है, 20 ज़्यादा लिख रहा है जी, 20/6। ये चीज़ समझने की कोशिश करना बस आप, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। इंटू 100% मैंने बाहर लिख दिया दोस्त, है नहीं, इंटू 100%। अब ये कैसे करोगे, देखो ये तो 50% आ गया जी, 333/667, तो 50%, लगभग 50% आ गया। ये 50% आ गया, और ये कितना है जी, 26.6, देखो 0 0 कट गया, यानी यहाँ आ गया पॉइंट, 6.67 से कितनी बार जाएगा, तो लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। तो मेरे भाई 50% माइनस 3%, लगभग 47%। तो लगभग 47% केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि ये है। इतने बेहतरीन तरीके से आपको कैसे सोल्व करना है वो समझा दिया मैंने। अगर इसे मैं सोल्व करने लग गया तो भाई साहब आप आइडिया लगाओ कितना। तो मैंने आपको क्या बताया, आपके सबसे पहले टेबल खतरनाक याद होने चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या याद होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन का शानदार तरीके से यूज आना चाहिए। और तीसरा डिजिटल सम। डिजिटल सम हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स में आंसर पूछा है, वहाँ डिजिटल सम बिल्कुल फेल हो जाता है। जब भी अप्रोक्स में आंसर पूछेगा वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए आपको बस। ठीक है, मजा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेशनरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दर्शाने वाला चित्र निम्नलिखित है। 2020 से 2021 तक किस उत्पाद में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्ज दिया गया। ठीक है, सबसे अधिक देखने वाली बात है। देखो सबसे अधिक कैसे होगा, सबसे अधिक तो इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर इंक्रीज हुआ, और जो बेस हो ना वो कम से कम हो, लेस हो, इंटू 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आपको फोकस करना मोर के लिए, सबसे ज़्यादा अधिक इसमें ही होगी जी परसेंटेज। अच्छा, लेस परसेंटेज की अगर वो बात करा तो क्या होगा, सबसे कम तो ऊपर हो जी, डिक्रीज, है नी, और अपॉन नीचे मोर हो, नीचे क्या हो, मोर, इंटू 100%। मतलब ये तो चेक करने होते ही नहीं है, हमें इस पर फोकस करना है। अगर मोर देख रहा हो कि सबसे ज़्यादा है, जैसे सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन किस में आया, तो मैं चेक करूंगा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और बेस जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। लेस में क्या होगा, डिक्रीज, कम से कम घटना चाहिए, और लेकिन उसका बेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मेरे भाई वो डिक्रीज होगा। ये दो चीज़ पर फोकस करना होता है, यही ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ पर मोर की बात कर रहा है, तो मोर में देखूंगा सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर तो 3 इंक्रीज हो रहा है जी, यहाँ पर कितना 5 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कितना 10 इंक्रीज हो रहा है जी, यहाँ पर कितना 6 इंक्रीज हो रहा है नहीं, यहाँ पर कितना 18 6 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना 10 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना
12 इंक्रीज हो रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो 10 इंक्रीज, ये तो खत्म, ये भी खत्म है नहीं, ठीक है ना, और ये भी खत्म है नहीं। सबसे ज्यादा भाई साहब इसमें इंक्रीज हो रहा है नहीं, ये इसमें इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बेस की बात करता हूँ, अगर मैं इसके बेस की बात करता हूँ, इसका बेस 25 है और इसका बेस 32 है, इन दोनों में आप चेक कर लो, यानी 10/25 गुणा 100। पहले तो ये बात हो रही है जी किस में, नोटबुक में, तो 25 चौकों से यानी 40% इंक्रीमेंट हो यहाँ पे। तो यहाँ की बात करते हैं तो 12/32 गुणा 100, 4×12 4×8 32, यानी 3/8 37.5% होता है, 40% तो नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो नोटबुक में हो रहा है, इट मीन्स करेक्ट आंसर इज नोटबुक। तो कैसा आइडिया लगाना है आपको, अगर अधिक पूछ रहा है तो मोर अपॉन बेस जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और अगर कम पूछ रहा है तो लेस, मतलब कम से कम डिक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेस कम से कम हो, ठीक है, जिससे हम कंपेयर करेंगे, वो सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा हो इनटू 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.2 सेंटीमीटर, इसका पक्ष क्या है, पक्ष का मतलब साइड पूछ रहा है वो, ओके, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 173.2। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि √3 की वैल्यू यहाँ पर ये जो हमें गिवन है ये 1.732 गिवन है। अगर नहीं भी गिवन है तो हम ये मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 1.732 से कटने वाला है कितने बार, 100 बार। तो मेरे भाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है कि 400, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी उस समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 11 रूट 11/3, या मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √11/3 है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया है और पहली दोनों वीडियोस में ये चीज़ आई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमें ये गिवन हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछ रहा हो, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम क्या करेंगे वहाँ पर, फॉर्मूला डायरेक्ट √2 माइनस जो हमें √11/3 इसका स्क्वायर है, यानी 11/9, बस ये आंसर निकल कर आ जाएगा। 9×2 18, 18 - 11 √7/3, ये इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है पहले वाली क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन अकेले एक काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उस काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अकेले ऋषि कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अगर मैं जीवन की बात करूँ 42 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और अगर मैं जीवन और ऋषि दोनों की बात करूँ तो 27 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, है नहीं। तो ऋषि अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये इसका हमें बताना है जी। तो 42 का और 27 का सबसे पहले एल्जियम लेना मेरे को। तो 3 देखो, सबसे पहले 3 तो दोनों में कॉमन है, तो 14 और 9, तो 14 निम्मा 126, 126 या 378, तो आंसर कितना आएगा, एल्सियम कितना आएगा 378। 42 से काटेंगे तो 9 बार ये जाएगा जी, और 9 या 27 14 बार ये जाएगा। अब आप चेक कर पा रहे होगे कि ऋषि की इफिशियंसी कितनी आई, वो आई 5। तो ऋषि उस काम को 378 काम को 5 की इफिशियंसी कितने दिन में करेगा, अपॉन 5, 5×7 35, 2 बचेंगे, 5×5 25, 75 से ही 3/5 दिन। इस सवाल का आंसर कितने का, 75 से ही 3/5, यानी ऋषि अकेला उस काम को 75 से ही 3/5 दिन में निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x ब्रैकेट 5 - 2/x इक्वल टू 5/x है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। इसे अंदर लेके जाओ तो 5x, 5/x को इधर ले आओ जी। जब मैं इसके x से मल्टीप्लाई करूँ तो x कट जाएगा, यानी माइनस का 2 उधर चला जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 5/x इज इक्वल टू 2। गॉट इट, 5 मैंने कॉमन ले लिया, यानी x माइनस 1/x के लिए कितनी आएगी 2/5, ठीक है। x² प्लस 1/x², अब आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। 2/5 का स्क्वायर 4/5 और प्लस 2, यानी कि 4/25, 25 25 25 दूनी 50, 50 + 4 54, 54/25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 2a इक्वल टू cos 15 देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। sin 2a की वैल्यू cos 15 है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, इसे बोल सकता हूँ भाई साहब मैं sin 75। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस भी पिछली कई दोनों क्लास में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। cos 15 को मैं sin 75 बोल सकता हूँ, साइन से साइन कटेगा मतलब, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 75। वो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करा ना, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 37.5 डिग्री।
ये इसका आंसर होगा 37.5, ऑप्शन नंबर डी। आप आइडिया लगा सकते हो कितने इजी सवाल पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट पक्के होने चाहिए बस आपके। एक समचतुर्भुज की परिधि 52 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, हमसे ये पूछना चाह रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है वो, है नहीं। ध्यान से समझना चीज़ों को जरा। मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूँ, ये समचतुर्भुज है नहीं, ये क्या जी समचतुर्भुज। अब वो ये कह रहा है मेरे भाई कि इसकी परिधि जो है 52 है, यानी इसकी हर एक साइड 13 है जी। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है, ठीक है। और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर सपोज कीजिए। ये वाले विकर्ण का मेरे को पता नहीं है। सबसे पहली बात, रोम्बस में क्या होती है कि जो विकर्ण है ना वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, यानी ये और ये इक्वल होगा। दूसरी चीज़, ये और ये इक्वल होगा जी, और 90 डिग्री पर। अगर मेरे भाई ये 10 था तो ये 5 5 में बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, जब ये 90 तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है, अगर एक साइड 5 है, एक साइड 5 है तो दूसरी साइड 12 होगी, तब हाइपोटेनस 13 होगा। इसका मतलब सेकंड विकर्ण जो निकल के आएगा 12 गुणा 2 24, यानी D1 की बात कर रहा तो 10 और D2 की बात कर रहा है 12 दूनी 24। इसका एरिया पूछना चाह रहा है वो, एरिया। तो एरिया कितना होता है 1/2 D1 गुणा D2, यानी 10 गुणा 24। 240 का आधा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो 4.6 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है। दोस्त ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्वेश्चन मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि पहली तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुए हैं, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे वो ट्रिगो की बात करें, चाहे वो ज्योमेट्री की बात करें, चाहे अब अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं प्रॉफिट लॉस वगैरह की, वो बात करें। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो आ गया वो सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आया, उस टाइप का क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप आइडिया लगाओगे। यहाँ पर आपको अगर एरिया की बात कर रहा तो ये मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा है पिछली क्लास में और डिटेल में बताया था कैसे निकल के आता है। तो एरिया जो होगा R×L/2, RL/2। एल कितना है, एल कितना है यहाँ पे, एल की बात ना करके सी की बात करो। चाप की लंबाई है सी, RC/2। आर कितना है जी 8, सी कितना है 4.6/2। तो 2 चौक 8, 4 की मल्टीप्लाई 4.6, 4 से 24, 4 चौक 18.4, यानी 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याएं x और y है जहां पर x y से बड़ा है का एलसीएम 533 है, तो 4y माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखो अगर दो अभाज्य संख्या है उनका एलसीएम की बात करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ 19 और 11, ये दोनों अभाज्य संख्या, इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। यानी 19 से कम 19, 19 और 19 से कम 19 20, यानी 209 इनका प्रोडक्ट ही एक एलसीएम होगा जी। इट मीन्स यहाँ पर हमें जो गिवन है 533, ये दो जो अभाज्य संख्या उनके प्रोडक्ट गिवन है। तो 533 के आपको फैक्टर करना है, एक फैक्टर मिल जाएगा तो आप इजीली दूसरा फैक्टर निकाल लोगे। ये चेक करो किससे कट रहा है, 3 3 6 5 11। देखो 3 से कटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा। देखो 7 7 49, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। नहीं 7 से भी कट रहा, 8 से कट रहा है क्या, 8 से भी कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से, 11 से, 3 5 3 8, 8 में से 3 के, 11 से भी नहीं कट रहा, 12 से कट रहा है, 12 से कटने का क्योंकि 4 से नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, एक हाँ 13 से कट रहा है जी, 13 चौका 52, एक बचेगा, 13 कम 13, 13 और 41, 41 और 13 दो इसके अभाज्य संख्या निकल के आ गई, प्राइम नंबर निकल के आगे, जो इस दोनों के प्रोडक्ट 533 ही आएगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है, इट मीन्स इसे एक्स मानेंगे हम और ये वाई मानेंगे, क्योंकि 41 जो 13 से बड़ा है। हमसे फाइनली पूछ रहा है 4y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी 4 तेहरियम 52 माइनस एक्स कितना 41, तो कितनी होगी जी 11, यानी इसका आंसर कितना होगा 11। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वोटों का 40% मिलता है और इस प्रकार वह 10 वोटों से हार जाता है। ओके, देखो अगर पी और क्यू दो कैंडिडेट हैं तो पी को टोटल देखो 100% वोट तो होती है जी, आप बोलोगे जी सर इसको 40% वोट मिला तो दूसरे को 60% वोट मिला होगा। अगर टोटल 100% में टोटल वैलिड वोट मानकर जो जिनसे जीत हार हुई है, तो अगर एक को 40% मिला होगा तो वैलिड वोट का दूसरे को 60% मिला होगा।
अब वो कह रहा है कि वह जो है 10 वोट से हार जाता है, कौन? पी। यहाँ पर कह रहे हैं जी 20% वोट से हार गया, यानी 20% की वैल्यू कितनी है जी? 10 के बराबर है। 20% की वैल्यू कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। हमसे फाइनली पूछना क्या चाह रहा है? टोटल वोट, कुल वोटों की संख्या 100%, 100% की बात करें तो 100% के लिए 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर, 10 पंजे 50, तो टोटल वोट कितने होंगे? 50। ये इसका आंसर होगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में करती है। यदि रमेश और पारुल को मिलकर काम पूरा करने में 24 दिन लगते हैं तो पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? ओके, एक तो रमेश है जी, पारुल से आधा काम करता है 4/5 समय में, एक पारुल है जी। अच्छा, पारुल अगर 2 काम करती तो ये पहली बात 1 काम करता है, एमडीएच वाला कंसेप्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ जी। पारुल से आधा काम करता है 4/5 समय में, मतलब कहने के अगर पारुल 5 समय लेती, 5 घंटे लेती है, 5 दिन लेती है, तो भाई साहब ये 4 दिन ही लेता है और आधा काम करता है। तो मैं इसको बराबर कर सकता हूँ, यानी R/P की वैल्यू कितनी आएगी जी? 5/8। यानी इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। आप बोलोगे नहीं सर, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल वर्क, ये इफिशियंसी का रेशो आ गया, इनका दोनों का निकल गया जी। टोटल वर्क अगर वो कह रहा है कि दोनों मिलकर, पारुल और रमेश दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 8 13 काम करते हैं, और टोटल काम 24 दिन में, तो 13 गुणा 24, तो टोटल वर्क आएगा 13 × 24। तो पारुल उस काम को कितने दिन में करेगी? तो 13 × 24, पारुल की एफिशिएंसी कितनी? 8, तो 8 × 24, 13 × 39, यानी पारुल उस काम को 39 डेज में निपटाएगी। ये सवाल का आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TS से जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्या क्या है? देखो CS से कितना होगा, गोलार्ध का CS से कितना होगा? ये गोलार्ध है जी, इसका CS से कितना होगा? ये होगा जी इसका CS से, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन TS से में ये भी आ जाएगा, तो CS से 2πr², सॉरी 2πr², इट मीन्स 2 × 22/7, आर कितना है जी? 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154, 154 का डबल कितना हो जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका CS से होने वाला है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला। TS से निकालने की नीड है ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन ही 308 मैच हो गया। नेक्स्ट, कर सकते हो आप TS से, अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे जी? 3πr²। कल भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, कल वाली जो मैंने आपको शिफ्ट सेकंड वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी मेरे भाई TS से पूछा गया था, उसमें TS से। तो वो भी अगर आप देखो, ये वीडियो सारी देखोगे ना, मुझे लगता है तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे उससे ही आइडिया लग पाएगा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को वहाँ पर करने हैं, तभी आइडिया लग पाएगा। एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। नेक्स्ट, एक स्पीड बोट जिसकी शांत पानी में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाती है और कुल 8 घंटे में वापस आती है, धारा की गति कितनी है? ओके ओके ओके, देखो शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति पूछ रहा है। देखो 35 किलोमीटर जाती है और 35 किलोमीटर आती है, 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना, और कुल मिलाकर टाइम कितना लग रहा है जी? वो लग रहा है 8 घंटे। आप बोलोगे जी सर, शांत पानी में जब धारा के अनुकूल जाएगी, वो धारा के अनुकूल जाएगी तो पानी की गति, शांत पानी में गति कितनी है? 20, और मैंने माना धारा की गति कितनी है? x, तो 20 + x की स्पीड से जाएगी जब धारा के अनुकूल जाएगी। यहाँ टाइम आ गया जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, माइनस यहाँ पर मेरे भाई इसके प्रतिकूल जाएगी तो 20 - x, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या डिस्टेंस अपॉन, यहाँ टाइम आ गया, तो दोनों का गैप कितना है? 8। यहाँ पर आप बाई ऑप्शन कर सकते हो क्वेश्चन को, टोटल टाइम 8 घंटे लग रहे हैं, गैप नहीं, टोटल टाइम 8 घंटे। यहाँ ऑप्शन से करेंगे अगर हम, देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ 20 + 15 35, 35 से 35 कट जाएगा 1, और 20 - 15 5 7 35 7, तो 1 और 7 8 आ गया ना, 1 + 7 8 बन गया, हमें यही बनाना था, यानी आंसर कितना आएगा? 15। कितना ईजी था। नेक्स्ट, एंगल P और एंगल A, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल P एंगल A के बराबर है। ओके, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है जी वो, ध्यान से चीज़ों को समझना जरा। एक ट्रायंगल ये है जी, एक और ट्रायंगल है जी, एक ट्रायंगल ये है जी दोस्त, ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल है, और वो कह रहा है कि दोनों सर्वांगसम होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या कंडीशन अप्लाई होगी इसमें। देखो ध्यान से समझना,
एक तो पी क्यू आर है, इसे पी नाम दे दिया, इसे मैंने क्यू नाम दे दिया, इसे आर नाम दे दिया। दूसरा क्या दोस्त, दूसरा है जी ए बी सी, ये ए है जी, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले बोल रहा है एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। सबसे पहली बात तो एंगल पी एंगल ए के इक्वल गिवन है, ठीक है जी। दूसरा ए सी और पी आर दोनों इक्वल है, ए सी और पी आर ये दोनों इक्वल है जी, ए सी और पी आर दोनों इक्वल है। ओके, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सत्य है? तो देखो मेरे भाई, ए बी और पी क्यू अगर बराबर हो जाए तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये। अगर मेरे भाई ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाए ना तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड वाली कंडीशन में पढ़ो, ए बी अगर पी क्यू के बराबर हो जाए, देखो ए बी ये है, पी क्यू ये है, अगर ये दोनों बराबर है, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी तो लगी नहीं रही यहाँ पे, ये वाली साइड इक्वल की तो बात ही नहीं, यानी ऑप्शन ये नहीं होने वाला। बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर देखो, बी सी और क्यू आर अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो मेरे भाई वहां तो दो साइड इक्वल हुई है नहीं, दो साइड इक्वल हुई है। ए एस एस का मतलब ही क्या है यहाँ पे, एंगल क्यू एंगल बी इक्वल हो जाए अगर, तो भाई डबल ए प्रॉपर्टी का क्या मीन यहाँ पे, ठीक है। डबल ए प्रॉपर्टी से या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से अगर ट्रिपल ए डबल ए आ रहा तो वहां पर सिमिलरिटी बनती है, ठीक है, सिमिलरिटी बनती है। बन सकती है कॉन्ग्रुएंसी भी, ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनने की, लेकिन यहाँ पर साइड का मैटर दे दिया, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जिसे 1391 में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 2, 4 और 6 और 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, है नहीं। 1391 में किसे जोड़ा जाए ताकि 2 से भी, 4 से, 6 से, 8 से सबसे डिवाइड हो जाए। देखो 1391 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 1391 प्लस 3 54 64, 1364, 1364 आएगा जी। 1364 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से 10 3 13 14, यानी 3 से नहीं कटा, इसका मतलब 6 से नहीं कटने वाला, यानी कि 13 तो आने वाला है नहीं आंसर। ये आंसर कट गया दोस्त, ये आंसर कट गया। 15 जोड़ता हूँ अगर मैं, 11 जोड़ता हूँ अगर मैं, तो 13 से कितना आने वाला, 62, 1362, 6 3 9 2 11 12, 3 से कटने वाला है, इसका मतलब 2 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं इसके। ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला दोस्त, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं 15 की। 1351 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा, 51 प्लस 5 56 66, 1366, 1366 में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट ही नहीं रहे, यानी ये ऑप्शन में नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन बचा ये, चाहे चेक करो आप, 1351 प्लस 17 68, 1368, 68 में लास्ट 2 डिजिट 68 से 4 से कट रहे हैं, यानी 6 से कटने के लिए 3 की पॉसिबिलिटी, 8 से 14, 3 17 18, 3 से भी कट रहा है। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से 8 से 32, 8 से 48, यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल 17 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? देखो गोले की त्रिज्या मेरे भाई दुगनी कर दी, गोले का जो एरिया होता है ना वो होता है 4πr²। अब इसका, अब रेडियस दुगनी कर दी 4π2r²। तो मेरे भाई पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना है, देखना जरा, 4πr² पहले तो इतना था, अब कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16πr² हो गया, यानी जस्ट इसका 4 गुना हो गया। कितना हो गया दोस्त, 4 गुना। कितना होगा देखो आप जरा चेक करो, 4 गुना एरिया होगा ना, होगा, ठीक है। देखो इसमें वो कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? अगर मैं बात करूं कितने से बढ़ जाएगा तो आप फटाक से बोलोगे 4 और 16 का रेशियो निकाल सकते हो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 से 400 हो गया, 4 हो गया, यानी 300% इंक्रीज हो गया, 300%, यानी 4 गुना हो जाता है ना तो 300% इंक्रीज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सही 5/8 प्लस 5/8 का 184 गुणा 15 डिवाइड 15, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? चलिए जरा, यानी इसे इधर लेके जाओ, कुल मिला के हमें ये सोल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। 8 7 56 5 61, 61/8 प्लस, इसे जोड़ मत देना 5/8 में क्योंकि का पहले सोल्व करते हैं हम, 184 और गुणा, इसे सोल्व कर लो 5 3 15, ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है नी। 8 दूनी 16 और 8 3 24, 23 पंजे 115, यानी 61/8 प्लस 115, 115 गुणा 3 में 345 आ जाएगी, फॉर 345, कितनी आएगी दोस्त, 345। एक इसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, 345 में 61/8 ऐड हो रहा है, यानी कि ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं ऑप्शन का, इसका भी कोई मतलब नहीं, माइनस का कोई मतलब नहीं, केवल एक ही ऑप्शन मैच है, इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करूँ, 8 सत्ते 56, 7 बार कंप्लीट जाएगा, 5/8 बचेगा और प्लस 345, तो फाइनली 345 प्लस 7 352, 352 से ही 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 352 से ही 5/8। नेक्स्ट, बाई हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ यूके एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन बिलियन। यूके के निर्यात का मूल्य ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के मूल्य का कितना अधिक है। ओके, कितना अधिक है यूके और ऑस्ट्रेलिया, कितना अधिक है चेक करो। देखो यूके ये रहा जी 125 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया रहा 75 डिग्री, कितना गैप है 25 और 125 75 में 50 डिग्री का गैप है। इट मीन्स 50 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नथिंग एल्स। हमें टोटल 144,000 इतने 14400 इतने हमें 360 डिग्री के लिए टोटल हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू दी है, हमें 50 डिग्री की निकालनी है। सिंपल सोल्व करेंगे, 36 चौक 144 4 पंजे 2 यानी 2000, तो 2000 बिलियन जो है इन दोनों का, इन दोनों से मतलब निर्यात जो है ना यूके का वो कितना ज़्यादा है, 2000 बिलियन ज़्यादा है। नेक्स्ट, दो संख्याएं 4 3 के रेशो में उनका HCF LCM का गुणनफल दे रखा 2700, संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पर आप एक चीज चेक करोगे, HCF LCM के भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए HCF LCM के भी। और ये ऐसा नहीं कि अब तक मैंने तीसरी शिफ्ट करा रहा हूँ, तीनों शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि HCF LCM में 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, है नहीं। और ऐसे पूछे गए बिल्कुल ईजी से सवाल, बिल्कुल ईजी, उस चीज़ से आप आइडिया लगा पा रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे हैं। देखो 4 3 का रेशो हमें संख्या में गिवन है, HCF और LCM का गुणनफल देखो, HCF जो इन दोनों में कॉमन था वो कट चुका है, तभी तो रेशो बना, यानी 4H और 3H संख्या ये है जी, उन दोनों गुणनफल दे रखा 2700, तो HCF गुणा LCM, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि HCF गुणा LCM, 10th क्लास का फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इंटू बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, ये होता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो ध्यान से। जब भी HCF LCM की बात कर रहे हो और उन दोनों संख्या के प्रोडक्ट की बात चल रही हो, तो फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट। ओके, H कितना है जी HCF, LCM कितना होगा दोस्त, LCM की अगर मैं बात करूं, LCM तो कितना होगा 4H का, और 3H का LCM कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे सर आप या यहाँ पे समझो HCF और LCM को गुणनफल 2700 गिवन है, ये मैं 2700 डायरेक्ट लिखूंगा 2700, ए गुणा बी, ए कितना है 4 तिया 12H², 12H²। अगर मैं इसे काटूंगा तो H² की वैल्यू कितनी आएगी, 12 कम 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, कितना बचेगा 3 बचेगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी H की वैल्यू कितनी आएगी 15 है। यानी उन दोनों संख्याओं का जो HCM है वो कितना 15, वो यही पूछ रहा है बस, उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस पूछ रहा है 3H और -2, 3H -2H, वो भी कितना आ रहा है H, और H का मतलब 15 है। नेक्स्ट, यदि 60 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है, तो घोल में दूध 60% करने के लिए कितना दूध मिक्स किया जाए। ओके, देखो 60 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है, दो चीज़ तो होती है मिल्क दूध में, मिल्क और वाटर। ओके, 40% मिल्क है जी, तो 60 का 40% 24 होता है जी, बाकी वाटर 60% 36 वाटर है। अब कह रहा है कि 60% मिल्क करना है हमें, तो दूध में कितना पानी मिलाए, सॉरी कितना दूध मिलाए, तो हमने माना x मिला दिया, दूध x लीटर। अब कितना बन गया, ये 60% बन गया जी, तो ये कितना होगा 40% होगा। तो जो नहीं मिलाया मैं उसको बराबर कर सकता हूँ, 40% के लिए 36, 40% के लिए 36, 100% के लिए कितनी होगी, 100% के लिए कितनी हो जाएगी, 4 ने 36 है नी 90। इट मीन्स अब जो टोटल मिक्सचर बनेगा वो 90 बनेगा। यहाँ पर कितना था 60 था यहाँ पे, तो इसका मतलब जो यहाँ 60 था यहाँ 90 होगा, इसका मतलब 30 मिलाया, तो मिल्क कितने ऐड किया, वो 30 ऐड किया। कितने ऐड किया, मिल्क 30, क्योंकि दूसरी चीज़ ऐड ही नहीं, केवल मिल्क को ही ऐड किया है, जो कि आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक व्यक्ति 8 की स्पीड से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समान समय में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देखो 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो, 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इट मीन्स टाइम कितना ले रहा है भाई वो
28/8 इतना टाइम ले रहा है वो। इस टाइम में अगर वो 6 की स्पीड से चले तो कितना दूरी चलेगा, ये इसका आंसर है बस। 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 4 7 28, 7 तिया 21 किलोमीटर चलेगा। क्या पूछा इतना इजी सवाल, देख रहे हो आप। पहले टाइम हम निकाल चुके हैं, उसी टाइम में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस चलेगा वो ही पूछ रहा है। a प्लस बी 90 गिवन है तो अभिव्यक्ति कॉट ए अपॉन कॉट बी प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की। देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लास्ट 2 क्लास में भी कॉम्प्लीमेंट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आ गया फिर आपके सामने। a प्लस बी 90 डिग्री गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। हमें फाइनली जो है इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं बात करता हूँ कॉट ए प्लस कॉट बी, मैं इस क्वेश्चन को बी में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है ए में आंसर हो लेकिन पहले बी में कर लेते हैं नी एक बार। तो कोट ए को मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस बी। मैं ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको लिया हो, बी की जगह लिख दिया मैंने 90 डिग्री, सॉरी ए की वैल्यू कितनी 90 डिग्री माइनस बी। तो कोट 90 डिग्री ए की जगह 90 डिग्री माइनस बी अपॉन कॉट बी प्लस कॉस स्क्वायर है। जब मैं इसको चेंज करूंगा ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा 1। तो ये तो मेरे भाई 1 आ गया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, यानी टेन बी आ गया। और नीचे कितना कॉट बी, टेन बी अपॉन कॉट बी बन के आ गया और +1। टेन बी अपॉन कॉट बी, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन बी अपॉन कोस बी, इसे लिख सकता हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी। इट मीन्स साइन बी अपॉन कॉस बी, है नी, और ये बन जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी, ये भी यही बनेगा है नी। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, मतलब टेन स्क्वायर बी बन जाएगा ना फाइनली, ये टेन स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। हम साइन कोस में नहीं तोड़ ले, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी बन के आएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी कितना होता है, सेक स्क्वायर बी। और सेक स्क्वायर बी ऑप्शन में नहीं है तो कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। ये है सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी ऑप्शन में तो नहीं है ना, नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम क्या कर सकते हैं जी, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, ए में। इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बी को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा सवाल था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ए की वैल्यू 2/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर। ओके, tan ए इक्वल टू 2/5 यानी लंब बटे आधार। अगर ए आप इसे मान रहे हो तो लंब 2 है, आधार ये है। 5 का स्क्वायर 25 + 4 29 यानी √29, इसकी वैल्यू आ गई √29। सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर फाइंड करना है, सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर जो कि tan स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर। tan स्क्वायर होता है लंब बटे आधार, इट मीन्स 2/5 का स्क्वायर करना है सिंपल, तो 4/25, सिंपल 4/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष और 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 रुपये है तो रमेश द्वारा उधार लिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। देखो 5% की रेट से 6 वर्ष के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 5% की रेट से 6 साल के लिए, तो 4 साल के लिए, तो 5 चौक 20% रेट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट इंटू टाइम, प्लस अगले 6 वर्ष के लिए 8% की रेट से, तो 6 48% आ गया जी। ठीक है, टोटल कितना टाइम होगा, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में 10 साल हो गए। इसके बाद में 10 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए 12% की रेट से पैसे दिया गया। और 12 वर्ष के अंत में टोटल टाइम 12 वर्ष, 10 साल तो यहाँ हो गया, बाकी बचे 2 साल, और हर साल 12% की रेट लगी तो 2 बार हम 24, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल का है। ये बात आ गई समझ में आपकी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे भाई 48 + 24 72, 72 + 20 92, यानी टोटल 92% सिंपल इंटरेस्ट लग गया। मानते हो कि नहीं,
आप बोलोगे जी सर 92% सिंपल इंटरेस्ट लग गया। वो कह रहा है कि 92 सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, 9016 है। इट मीन्स 9016 92 के इक्वल है, 92% के। 100% के इक्वल कितना होने वाला है, 100% के इक्वल कितना होने वाला है, ये पूछना चाह रहा है। देखो यानी कि ये 92 के बराबर 100 की वैल्यू कितनी है, ये तो पूछना चाह रहा है। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर आइडिया भी लगा सकते हैं हम इसको, कैसे कि 92% की वैल्यू ये है, तो 9016 से तो ज़्यादा ही होगी। देखो 9016 से तो कम हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत में, है नहीं, ये ऑप्शन तो कट गया। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, 4 से काटूँ, 4 से 23 बार, और 4 से काटेंगे 4 22 से 88, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी 2254/23। अब देखो तो 23 का मल्टीपल याद होना चाहिए, या आपको डिजिटल सम पर अच्छा पकड़ होनी चाहिए। 2 2 4 5 9 4 13, ऊपर तो 4 आ गया, नीचे आएगा 5। नीचे इसकी मल्टीप्लाई करें जिससे नीचे 1 बने, 4 के ऊपर नीचे, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 10 बनाना है नीचे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। इट मीन्स 8 जिसका डिजिटल सम होगा उसका आंसर हो जाएगा जी 9 8 17, इसकी पॉसिबिलिटी है। 9 6 15, 31 और 1 22, पॉसिबिलिटी नहीं है जी, 4 बनना है इसका। 9 8 17, 6 23, 23 और 1 24, 24 का मतलब 6, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 9800। तो डिजिटल सम से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो सोल्व भी सिंपल हो जाएगा और 9800 आ जाएगा। नेक्स्ट, किस संगठन में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है? ओके, न्यूनतम पूछ रहा जी। यहाँ पर डिपार्टमेंट है ABCD, और सॉरी HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, लीगल, टोटल ये है। और इसमें जो है ये ABCD विभिन्न विभागों में कर्मचारी विभाग है। अब देखो इसमें HR में इतने कर्मचारी, फाइनेंस में इतने, तो इसमें फाइनली पूछना चाह रहा है कि किस संगठन में कर्मचारियों की संख्या सबसे कम है। तो भाई साहब इसमें 5825 है, इसमें 5703 है टोटल, इसमें 5424, इसमें ये, तो सबसे कम इसमें ये, नहीं सॉरी इसमें कहाँ है सबसे कम, कितनी 5424 है, नथिंग एल्स, मतलब सी आंसर है। आंसर कितना है सी। 50 के 50 सवाल कितने इजी थे, केवल 2 से 3 सवाल ऐसे थे तो हल्के से कैलकुलेटिव थे, बाकी सारे सवाल इजी हैं। और 50 के 50 सवाल इजीली हो सकते हैं, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 50 के 50 सवाल अगर कैलकुलेशन में पकड़ने तो 50 के 50 सवाल नहीं होने के हैं, लेकिन हाँ पक्की बात है कि 45 सवाल आप इजीली कर लोगे। 4 से 5 सवाल ऐसे जिसमें कैलकुलेशन करनी थी, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना था, तेज़ी से अगर करने हैं, जिसमें डिजिटल सम का यूज़ करना था, तो वहाँ पर थोड़ा सा फंस सकते हो अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं आती है तो एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ आप पढ़ लो, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में ज़रूर। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम और इन पर कैलकुलेशन बेस्ड पर ज़रूर होते हैं जो फंसाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।